दोस्तों, एक बार फिर से हैदराबाद की बिरयानी के ऊपर कोलकाता का रसगुल्ला छा गया। कोलकाता की टीम ने हैदराबाद की टीम को 80 रनों की भारी मार्जिन से हराया है। इससे पहले कि मैं आगे की चर्चा शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हम कैसा कर रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट में। और आज हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 15 की एनालिसिस की, जहां पे केकेआर वर्सेस एसआरएच मैच हुआ था। ईडन गार्डन का ग्राउंड था और चौकों और छक्कों की बरसात हुई थी कोलकाता की तरफ से। कैसा रहा ये मैच? जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था इसी मैच के प्रीव्यू वाले में कि कोलकाता के ऊपर थोड़ा एडवांटेज रहेगा बिकॉज अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, और वही हुआ। कोलकाता ने बहुत ही अच्छे मार्जिन से मैच जीता। इतना तो खैर एक्सपेक्टेड नहीं था कि 80 रन से हरा देंगे, बट एक्सपेक्टेड था कि जीत जाएंगे, और वही हुआ जो मैच में हम लोगों ने देखा। बड़े दिन से आपकी चाहत थी कि अरे 200 रन नहीं बन रहे, 200 रन नहीं बन रहे। 200 रन बना दिया कोलकाता ने। 200 का टारगेट था। हाँ, 201 का टारगेट हाँ, था। देखिए, मैंने कहा था टच करेंगे तो टच ही कर पाए। डॉट 200 डॉट शार्प 200। मैच तो ठीक रहा, बट हाँ ऑफ कोर्स एसआरएच अभी अपनी जो पुरानी लूजिंग स्ट्रीक है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है और ओपनर्स बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि कल टॉस जब जीत लिया था और यदि उनकी जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप है, यदि आप ओवरऑल टीम की बात करें तो उनकी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बॉलिंग। तो दे शुड हैव रादर प्लेड फर्स्ट एंड मेड अ बिगर स्कोर एंड लेट केकेआर टू चेज इट। बाद में बॉल थोड़ा स्लो भी होता है, जिस तरीके की पिच रही है, सूखी पिच रहती है, पानी कम देते हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत बाद में गेम स्लो होता, थोड़ा मुश्किल आती। हालांकि ईडन गार्डन्स का यदि रिकॉर्ड देखिएगा तो वहाँ बैटिंग फर्स्ट हैज़ वन मोर मैचेस एज कम्पेयर टू बैटिंग सेकंड, बट इनकी टीम की स्ट्रेंथ यदि एसआरएच की देखी जाए तो इनका पहले बैटिंग करना बनता था। नहीं, और देखिए मेन चीज़ ये कि सनराइजर्स हैदराबाद लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर से लेके अभी तक मेनली बैटिंग फर्स्ट करके ही अपने मैचेस जीतते आए हैं। तो पैट कमिंस का जो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का जो फैसला था वो इसलिए भी हो सकता है कि हमने लास्ट 3 मैचेस वो नहीं जीत पाए थे, या 2 मैचेस जो नहीं जीत पाए थे। इस बार स्ट्रेटेजी चेंज करना चाह रहे होंगे, जो भी था, बट वो पे ऑफ नहीं हुआ। एक तरीके से गैम्बल था जो कि पे ऑफ नहीं हुआ इस मैच में। स्पेशली जब ग्राउंड का साइज भी कोई इतना बड़ा नहीं था, स्पेशली आपका बिहाइंड द विकेट जो ग्राउंड था वहाँ पे इतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो इनके ओपनर्स, जैसे सर ने बोला कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, पूरे आईपीएल में अभी तक बिल्कुल नहीं चले हैं। एक साथ 15 का एवरेज रहा है उनका शायद। तो उन दोनों के पास भी अच्छा टाइम था, अच्छा मौका था कि ऐसे ग्राउंड पे यहाँ पे अपनी फॉर्म वापस लेके आ सकते थे वो। देखिए, एक टारगेट चेस करने में थोड़ा एक प्रेशर तो रहता है, भले ही वो 200 या 150 भी क्यों ना हो, लेकिन एक माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि भैया आपको टारगेट चेस करना है, पहले बॉल से उस रन रेट को मेंटेन रखना है। लेकिन अगर आप स्कोर सेट कर रहे हैं तो उस टाइम आप पे इतना प्रेशर नहीं होता। जैसे कि इन दोनों ने बैटिंग करी है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने लास्ट ईयर जो बैटिंग करी थी, तो ये वैसे भी प्रेशर को अपने ऊपर आने नहीं देते। तो ऐसे टाइम पे इनका बैटिंग करना पहले बनता था, बट वो नहीं हुआ। अगर हम कोलकाता की बैटिंग की बात करें, इसके पिछले वाले मैच में मुंबई से खेले थे वो, और किसी जल्दीबाजी में दिख रहे थे सारे बैट्समैन, आधे तिरछे शॉट्स लगा के और अपनी विकेट गंवा रहे थे। उस बैटिंग परफॉर्मेंस की तुलना अगर हम कल के बैटिंग परफॉर्मेंस से करें तो क्या लगता है कौन सी घुट्टी पिलाई थी अजिंक्य रहाणे ने पूरी टीम को? देखिए, देखा जाए तो कल भी ओपनर्स तो क्लिक नहीं किए थे, कुछ अर्ली विकेट्स गिरे थे, तो बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं था। बट जैसा हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि अजिंक्य रहाणे गेम को चलाना जानते हैं, उन्होंने वही किया कल। थोड़ी देर स्टडी रहे, खेलते रहे, और एक अच्छी पार्टनरशिप आई उनकी और अंकुरिश की, जिसमें कि उन्होंने ऑलमोस्ट 51 गेंदों में 81 रन की पारी खेली दोनों ने मिलकर, जहां से एक थोड़ा सा मोमेंटम बन गया और उसी फिर मोमेंटम को अच्छे से भुनाया वेंकटेश अय्यर ने, और तब जाके आप वहां तक पहुंच पाए। अदरवाइज शुरुआत इनकी भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं थी। इट्स जस्ट कि लास्ट मैच में अजिंक्य रहाणे भी नहीं खड़े हो पाए थे, और उसके साथ ही अंकुरिश ने थोड़ी कोशिश की थी। बट चूंकि जब आपके 7 में से यदि आपके 4 बैट्समैन या 5 बैट्समैन नहीं चल रहे तो यानी कि आप फिर लोअर स्कोर की तरफ ही जा रहे हो। इस बार यही हुआ कि आपके टॉप बैट्समैन नहीं चले, बट नीचे के 5 बैट्समैन ने आपको एक ठीक ठाक स्कोर बनाने की मदद की, और उसकी शुरुआत अजिंक्य रहाणे की पार्टनरशिप से ही हुई।
अजिंक्य रहाणे को क्रेडिट जाता है कल की टीम को सेट करने के लिए, पूरा एक प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए। कप्तानी पारी मुझे लगता है उन्होंने खेली वहां पे। एक और कप्तान थे पैट कमिंस, किसी भी लहजे से वो मुझे कप्तानी न करते हुए दिख रहे थे, न कप्तान का उनका बॉडी लैंग्वेज था, और जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर ने उनको एक्सपोज किया, और मुझे लगता है आईपीएल के इतिहास में इतना बुरा कभी वो पिटे नहीं होंगे जिस तरीके से कल वेंकटेश ने उनको पीटा था। क्या कहते हैं उनकी कप्तानी के ऊपर? ओवर टू यू। अब मैं कितने फ्लॉज गिना, मैंने हर वीडियोस में गिना दिए हैं। देखिए मेन चीज ये है कि देखिए टॉस जीत के चलिए वो टीम मैनेजमेंट का भी डिसीजन हो सकता है, सिर्फ उनका नहीं होगा, उसमें टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होगा कल। लेकिन आपने एक चीज देखी कि कमिंदो मेंडिस को खिलाया गया था कल, अभिनव मनोहर को ड्रॉप करके आपने कमिंदो मेंडिस को खिलाया था, और फिर आपने कमिंदो मेंडिस से बॉलिंग भी करवाई थी, 1 ओवर करवाया था, शायद उन्होंने 1 विकेट भी लिया था। और साथ ही साथ आपने ट्रेविस हेड को मतलब आपने एज एन इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आपने यूज किया था, जबकि ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करा सकते हैं, स्पिन बॉलर हैं, और वही चीज आपने उनके साथ कमिंदो मेंडिस के साथ भी की। तो एक तो ये डिसीजन कि उनको बाहर क्यों बैठा के रखा। अगर देखिए विकेट स्पिन सपोर्ट करता है ये वरुण चक्रवर्ती जो हैं और सुनील नारायण जो हैं केकेआर के जो 2 मेन स्पिनर्स हैं, इनके 8 ओवर्स खेलना किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऐसी सरफेस पे जो इनका होम ग्राउंड है। तो वहां पे एक स्पिनर की और कमी मेरे हिसाब से मुझे लगा कि इन्हें खली होगी, क्योंकि सिमरजीत को ढंग से वो 4 ओवर करवाना और 40+ रन खाना कोई मतलब नहीं बनता था। हर्षल पटेल के साथ भी वही हुआ। कमिंस के तो क्या ही कहने, पहले मैच में 60 खाए थे, वो हर मैच में 10+ ही खा रहे हैं, इस मैच में भी 40 के ऊपर रन खाए उन्होंने। तो जब वो खुद फॉर्म में नहीं है, पहली बात तो उन्हें कैप्टनसी अभी छोड़ देनी है मेरे हिसाब से, वो फॉर्म में है ही नहीं। जब रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लास्ट टेस्ट में अपनी फॉर्म के बेसिस पे अपने आप को टीम से बाहर कर सकते हैं, तो ये कौन से इतने बड़े कैप्टन हो गए या सनराइजर्स को बहुत वो जितवा दी हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। और सेम चीज गंभीर ने भी करी थी आईपीएल में 2018 में, उनने भी अपनी टीम की कैप्टनसी छोड़ के श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया था उसमें, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉर्म में और टीम से बड़े कैप्टन नहीं है आप, बिल्कुल है ना, टीम को चलना जरूरी है, टीम को जीतना जरूरी है, टीम भी इनकी कैप्टनसी में आ रही है, कैप्टन इज एज गुड एज अ टीम। या एग्जैक्टली। और मेन चीज ये है कि लास्ट के 2 मैचेस से तो 20 ओवर बैटिंग नहीं कर पा रही है टीम। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, मैं उसी पे आ रहा था कि आई थिंक उससे पहले एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि एक स्पिनर को और खिला सकते थे। कमिंदो मेंडिस ने 1 ओवर 4 रन 1 विकेट लिया, और यदि आप पूरे बॉलिंग स्टैट्स कल के देखेंगे बॉलर्स के, तो उन्होंने ही सिर्फ एक 4 के एवरेज से रन लिए हैं, बाकी सबने 8, 10.5, 11, 11.5 से दिए। और 8 भी मेरे ख्याल से जो इनके लेग स्पिनर थे उन्हीं का होगा, फास्ट बॉलर तो पिटे ही हैं। तो बाकी के फिर उनको ओवर क्यों नहीं दिए गए वो मुझे समझ से परे है थोड़ा। तो आपके पास स्पिनर तो था ऑलरेडी, आपने यूज ही नहीं किया उसको। आपने कुल मिला के 5 ओवर कराए स्पिनर से, जिसमें कि 4 लेग स्पिनर के थे और 1 ओवर कमिंदो मेंडिस का, तो 5 ओवर आपने करा। बाकी 15 ओवर में आपने मार खाई है, ढंग से मार खाई है। हर बॉलर ने ऑलमोस्ट 10 के ऊपर रन दिए, मेरे ख्याल बस शमी ने शायद नहीं दिए। कमिंस ने 4 में 44 दिए, आपका सिमरजीत ने 4 में 47 दिए। तो आप यदि इनका 1-1 ओवर कम करा के और वहाँ कमिंदो मेंडिस को फेंकाते तो आपके स्पिनर की कमी भी पूरी हो जाती, और शायद आप उतने पिटते भी नहीं। सही बात है। नहीं, क्योंकि जनरली हम बैटिंग में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देखते हैं, कमिंदो मेंडिस अपने आप से बॉलिंग में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दोनों हाथ से बॉल कर लेते हैं। नहीं तो ये तो आपके पास एडवांटेज है, एग्जैक्टली। जब वो दोनों हाथ से फेंक सकते हैं। जिस टाइप का बैट्समैन है, यदि आपके सामने लेफ्ट ही खेल रहा है तो आप राइट हैंड से करिए, उनके लिए वो बन जाइए, ऑफ स्पिनर बन जाइए। तो अपने एक बॉलर में 2 बॉलर है वो बेसिकली, उनका भी 1 ही ओवर यूज किया उन्होंने, उनका भी 1 ही ओवर यूज किया, 3-3 बॉल ही नहीं, जैसे यहाँ पे हैदराबाद के टॉप ऑर्डर की बात भी करनी मेरे हिसाब से जरूरी है। जिस तरीके से पहला मैच इन्होंने जो खेला था और जिस तरीके से पहले मैच में इन्होंने इंडिकेटर्स दिए थे कि हाँ अरे अब तो हम ही है इस टूर्नामेंट, और उसके बाद जिस तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं, ये तो वही वाली कहानी लगती है कि भाई एक मूवी बस एक ट्रेलर तक ही सीमित थी मूवी में फ्लॉप निकलती है चीजें। तो क्या लगता है किस तरीके से कुछ प्रेशर है उनके ऊपर, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कहा गया है उनको कि आपको पहले बॉल से ही हिट करना है, या रुक के खेलने की कोई जरूरत नहीं है, या उन लोगों लाइफ में ऑलरेडी प्रूव कर दिया है सब चीज, अब कुछ करने की जरूरत नहीं? देखिए, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि डिसीजन ग्राउंड के बाहर एक स्ट्रेटेजी होती है, और जब आप ग्राउंड पढ़ते हो तो एक डिसीजन आपको ग्राउंड के अंदर भी लेना पड़ता है। और जो बैट्समैन है वो सब इतने एक्सपीरियंस है कि उनको पता है कि गेंद किस तरीके से आ रही है और आपको कैसे वहाँ पर खेलना है। वहाँ मैनेजमेंट आके बैटिंग नहीं करेगा, बैटिंग आपको ही करनी पड़ेगी।
तो आप देखिए ना, पहले 3 बैट्समैन जो पहले दूसरे या पहले मैच में जिसमें जीते थे और बड़े मार्जिन से जीते थे, उसमें वो तीनों चले थे। उसके बाद से वो तीनों ही नहीं चल रहे हैं। तो किस बात की जल्दबाजी में वो क्या चाहते हैं कि हम आके ही हम तीनों ही पावर प्ले में 300 रन बना देंगे, बाकी हमारी टीम फिर 500 बना देगी तो हम 500 बोर्ड पे टोटल टांगेंगे। वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए भी होगा शायद, इन्हें अपने बॉलर्स पे भरोसा तो है नहीं कि 300 तक बनाना पड़ेगा तभी डिफेंड हो पाएंगे स्कोर, वरना तो ही नहीं पाएगा। और वही हमने देखा था 286 में भी, तो यही चीज है। तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहे हैं। जल्दबाजी किस बात की है ये तो वही जाने कि भाई 300 बनाने की है या 500 बनाने की है। मेरे ख्याल से गेम के अगेन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ बेसिक्स। इफ यू फॉलो द बेसिक्स यू विल परफॉर्म। करेक्ट नहीं, और बेसिक्स अगर हम बॉलिंग में भी बात करें तो जैसे आपने बात की कि भाई जिस तरीके से इनको बॉलिंग में इनकी भरोसा नहीं है लगता है। एक तरफ हम केकेआर की बॉलिंग देखते हैं जहाँ पे वैभव कुमार शुरू कर रहे हैं बॉलिंग को, और वैभव ने वैभवशाली प्रभाव छोड़ा मैच के ऊपर। वहीं कमिंस जो इतने एक्सपीरियंस तजुर्बा के साथ आते हैं, कमिंस में कमी रह गई। कमिंस में नाम में ही कमी है। तो कमिंस में कमी तो रहेगी, बिकॉज देखिए लास्ट सीजन यही हुआ था, उनको बड़े स्कोर्स मिलते थे, वो लोग डिफेंड कर लेते थे। जब बड़े स्कोर्स आपको नहीं मिल रहे, क्वालिफायर में और फाइनल में हुआ, बड़े स्कोर्स नहीं मिले तो वो डिफेंड नहीं कर पाए। तो बॉलिंग में कमी है, और ये चीज अगर टीम मैनेजमेंट को या टीम ओनर्स को भी नहीं दिख रहा है तो फिर ये गलत है ना। अब या तो फिर नेक्स्ट ईयर ये लोग कमिंस वगैरह को निकालेंगे, बिकॉज आप इतना प्राइस टैग दे रहे, 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए आप दे रहे हो उन्हें, और वो फिर आपकी कैप्टनसी के नाम पे तो कुछ कर नहीं रहे हैं, प्लस साथ में उनका खुद का गेम भी खराब हो रहा है ना। मेन चीज तो ये है। तो आप इस चीज को कैसे लेके जाएंगे? और अभी भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मैच में भी अगर आपने बॉलिंग में कुछ चेंजेस नहीं किए अपने, तो फिर आप कैसे जीत पाएंगे? हर मैच में बैट्समैन तो आपको 300 खैर 20 ओवर की बैटिंग नहीं कर पा रहे, वो 300 क्या ही करेंगे, है ना। तो वो कहाँ से मतलब हो पाएगा? तो मुझे लगता है 3 चीजें यहाँ पे निकल के आती है। पहली चीज तो ये कि हैदराबाद को पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करनी चाहिए। रन्स कितने बनते कितने नहीं वो थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें। दूसरी चीज ये कि पैट कमिंस को अपने बारे में और टीम के बारे में सोचना पड़ेगा। आई थिंक टीम के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, अपने बारे में बाद में सोचें। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज ये कि पूरी टीम को एज ए यूनिट परफॉर्म करना पड़ेगा, जहाँ पे मैच की बारीकियों को समझते हुए कैसी सिचुएशन है वैसा हमें बिहेव करना चाहिए, उस तरीके से पूरी टीम को इन पे सामने आना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम केकेआर की बात करें तो वहां पे भी मुझे लगता है जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने पूरी टीम को बांधा, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है पैट कमिंस के लिए कि भाई आप कुछ सीख सकते हैं इनसे। सभी के लिए आई थिंक ये तो एक एग्जाम्पल है पूरी ही सारी टीम्स के लिए कि भाई एक प्लेयर किस तरीके से टीम को चला सकता है, और आप यू लीड बाय एग्जांपल्स। हैदराबाद को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका अगला मैच गुजरात के साथ है, और जब वो गुजरात के साथ खेलने जा रहे हैं तो उनको उनकी टॉप ऑर्डर, उनका मिडिल ऑर्डर प्लस उनकी बॉलिंग, इन तीनों को ही ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से क्या वो चीजें हैं जो गुजरात के साथ खेलने जाएंगे तो वो लेके जाए। देखिए मेन चीज सनराइजर्स के लिए एक अच्छी बात ये है, मतलब एक गुड न्यूज ये है कि अपने घर पे खेलने वाले हैं उस मैच को, और वही एक जगह है जहाँ पे वो इस सीजन का अपना एक मैच जो जीते हैं वो वहीं जीते थे। तो देखिए सबसे पहले तो अपने बॉलिंग में उन्हें चेंजेस करने ही पड़ेंगे, बिकॉज गुजरात का जो टॉप 3 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनका टॉप 3 अगर 10-12 ओवर तक बैटिंग करता है तो वो आराम से 200 प्लस बना सकते हैं, है ना। तो वहाँ मुझे ये लगता है कि बैटिंग में तो चलिए आपके जो फ्लॉज हो रहे हैं, पहले तो आपको 20 ओवर बैटिंग करनी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही करना है, बट आपको बॉलिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी। पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, अब जैम्पा को खिलाते हैं नहीं खिलाते वो उनके ऊपर ही है, बट ये इन तीनों को सामने से आना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और मैं ये देखता हूँ कि नेक्स्ट मैच में शायद कुछ चेंजेस भी आपको बॉलिंग में देखने को मिल सकते हैं। सिमरजीत शायद नाम खेले अगला मैच। तो दोस्तों ये थी कहानी कोलकाता वर्सेस हैदराबाद की, मैच नंबर 15, जहाँ पे आई थिंक आईपीएल की हिस्ट्री में एसआरएच, इनफैक्ट एसआरएच के आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इनकी हार थी रन्स के मामले में, और बहुत कुछ सीखने के लिए है यहाँ पे, बस रखते वो सीखना चाहें। बने रही हमारे साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग इनसाइट्स एंड एनालिसिस के लिए, जहाँ पे हम हर मैच की प्री और पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे हम हर मैच के पहले अपनी टीम अनाउंस करते हैं। उन टीम्स को देखते हुए आप अपनी टीम बनाइए और अपने रिस्पेक्टिव फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने जीत को सुनिश्चित कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।